Hello students, a beautiful welcome to our channel Physics World with Neha. Today I am going to conduct a lecture on forces and laws of motion. I know very most common topic and very relative topic, but I hope you know that if you know laws of motion in physics you will understand 80% of mechanics very easily. So let's go and let's start the lecture. Now, when I ask what is force, just avoiding the grades, whether it is 9th student or it is I'm asking the question from 6th grade or it is 12th grade, most common answer I get from the students is when you push or pull any body, that is force. कि भाई जब हम किसी को धकेलते हैं या किसी को पुल करते हैं वो फोर्स है. Just pause the video and think, is that only force? मतलब तुमने किसी को धकेला और किसी को पुल किया, सिर्फ वही फोर्स है और it is something else? Means not getting you. Okay. Now, if I push you, मैंने आपको धक्का दिया, okay, और you pull someone, आपने किसी को खींचा, राइट मैंने गुस्से में अपना हाथ मिरर पे दे मारा और मैंने आपको बोला भाई कितना पढ़ना है, जरा चलो मूवी. हाउ यू विल एक्सप्लेन द इवेंट्स कि पापा मुझे तो मूवी नहीं जाना था, नेहा ने बोला बहुत फोर्स किया पापा तब मैं गई मूवी, राइट. What is common in the event you are getting? What's common you are getting in the event? Just think for a while. अगर आंसर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो मैं बताती हूँ. द कॉमन इज व्हेन आई पुश यू, आप गिर जाएंगे. व्हेन यू विल पुल, खींचा जाएगा बंदा. मिरर पे दे हाथ मारा तो क्या होगा, मिरर टूट जाएगा. और यस, इफ आई फोर्सफुली टेक यू फॉर द मूवी, देन व्हाट हैपेंड? आप अपने घर से उठ के थिएटर तक जाएंगे, मतलब पहले आप अपने रूम में थे, अपने घर में थे, नाउ यू आर इन द थिएटर विथ मी, राइट. इट मीन्स what is the common term, what is the common condition? You are changing the condition of the body, their behavior. Means you were standing, I push you, you fall down. आप खड़े थे, मैंने आपको पुल किया, आप खिंचा गए भाई. मिरर को हाथ दे मारा, मिरर टूट गया, उसका साइज चेंज हो गया, यू नो वो डायमेंशन चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया. आप मूवी फोर्सफुली गया, आपने अपना पोजीशन चेंज किया. फर्स्ट यू वर इन योर हाउस एंड नाउ यू आर इन थिएटर. इट मीन्स कैन आई से दैट अ फोर्स इज अ पुश और पुल? That is the okay है, but it comes with respect to change. Change in what? In position, in shape, in dimension, in condition, etc. हाँ, force क्या है? Change कर रहा है. It means कि अगर आपने force apply किया तो भाई change compulsory है. वो change कैसा भी हो चलेगा, but change compulsory है. क्यों compulsory है change? Why? क्योंकि फोर्स जो है वो कॉज है चेंज का कारण है भाई. किसी भी चेंज होने के लिए फोर्स रिक्वायरमेंट है ना. जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के लिए पढ़ाई रिक्वायरमेंट है, वैसे ही किसी भी चेंज के लिए दुनिया में फोर्स रिक्वायर्ड है. दुनिया में चेंज है, फोर्स है तो ठीक, नहीं है तो नहीं चेंज भाई. विदाउट फोर्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग. मैंने कुछ कॉजेस यहाँ मेंशन किए हैं. ओके, रिस्क कॉजेस आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से पढ़ना और डिसाइड करना कि रिस्क कॉजेस क्या होंगे. मैंने कुछ कॉजेस मेंशन किए हैं, जैसे टू स्पीड अप और स्पीड डाउन समथिंग, ओके, टू स्टॉप समथिंग, टू चेंज द डायरेक्शन और टू चेंज द शेप. ओके, सो देखो ये 5 का तो एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट जो रेस्ट है वो आप सोचना और मुझे चैट बॉक्स में बताना कि और क्या कॉजेस है फोर्स के. ऑब्जर्व करो जरा. आई एम हैविंग 4 इमेजेस, जस्ट ऑब्जर्व इट. क्या यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, कैसे स्पीड इंक्रीज करते हो, सोचते और हो जाता है क्या?
पैडल मारता है भाई, कॉमन आम आदमी तो पैडल मारता है, स्पाइडरमैन सुपरमैन सोचता होगा तो चलेगा, आम आदमी पैडलिंग करता है। मतलब किसी भी साइकिल के स्पीड को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव में है उसको स्पीड करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल साइकिल लिया, मुझे पैडलिंग है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए कूद जाते हो साइकिल से या छोड़ देते हो साइकिल को, नहीं, उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, यू अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप द साइकिल, राइट। आप साइकिल को स्टॉप करने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे टू स्पीड अप एंड स्पीड डाउन, ओके। फोर्स कारण है, गति बढ़ाने के लिए और गति कम करने के लिए फोर्स कारण है भाई, फोर्स, ठीक है। साइकिल को रोकने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, फोर्स। फोर्स इज द रीजन, क्योंकि साइकिल रुका, कॉज है फोर्स, उसका कारण है। ये आया बॉल, दे बैटमैन ने 6 मारा। अब ये बैटमैन कौन है, चैट बॉक्स में कमेंट मत कर देना ठीक है। सो आया बॉल, बैट्समैन ने ले मारा उसको 6। क्या किया बैट्समैन ने, डायरेक्शन चेंज किया, बॉल सामने से आ रहा है, बैटमैन ने 6 मार के उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फोर्स। कुछ नहीं है, फोर्स है। वो लोग सिर्फ फोर्स अप्लाई करते हैं और अपना दिमाग यूज करते हैं कैसे फोर्स अप्लाई करना है। रोटी बनाना, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। तो रोटी बनाना, व्हाट हैपन, जब हम रोटी बनाते हैं वो छोटा सा डो बेलन से फोर्स लगा लगा के, मम्मी बोलती है गोल होना चाहिए, बेलन से फोर्स लगा के हम उसको गोल करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, यू नो, शेप चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, मतलब डायमेंशन चेंज कर रहे हैं। पहले छोटा सा और मोटा सा था, अब पतला सा और बड़ा सा हो गया, फोर्स। इन सब के पीछे का जो कॉज है वो कॉज है फोर्स। कॉज मतलब कारण, ये चारों के पीछे का जो कारण है वो फोर्स है। मैंने तो आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए, 4 कॉजेस दे दिया। अब आपका टास्क है कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो और कॉजेस चैट बॉक्स में कमेंट करना, समझो व्हाट यू हैव टू डू। सो नाउ फोर्स जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम बाद में पढ़ेंगे, इट इज देयर इन योर पोर्शन, तो इन डिटेल आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। कॉन्टैक्ट पोर्शन हम फोर्सेस आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बट ऑब्वियस नाम ही डिफाइन कर रहा है कि अगर फोर्स आपके कॉन्टैक्ट में है, आपके टच होने से फोर्स अप्लाई हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, आपने फोर्स को टच नहीं किया है, किसी भी चीज को टच नहीं किया है, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब अगर मम्मी के आंख दिखाने से ही भाई हम चुपचाप बैठ गए, ओके, तो कॉन्टैक्ट डर है, वो मार खाने की नौबत नहीं आती। बट आपने इतनी मस्ती कर दी कि मम्मी ने आके 2 चमेट मार दिया, तो हो जाता है कॉन्टैक्ट गुस्सा, क्योंकि मम्मी ने आके आपको 2 थप्पड़ लगा दिया, आपने आंख से बात नहीं मानी भाई। तो सेम हो जाता है फोर्स के साथ, समझा। अगर फोर्स आपके बॉडी ने एक्सपीरियंस किया है, मतलब आप फील कर रहे हैं कि हाँ मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूं या कर रहा हूं, हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ये दोनों बच्चे जो बॉक्स को पुल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि मैं पुल करते वो उसको फील कर पाऊंगी, हाँ, ठीक है। जो बॉक्स है वो जमीन पे सरक रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स बॉस, क्योंकि हमको दिख रहा है भाई जमीन पे सरक रहा है, दोनों कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, टच है एक दूसरे से, समझ में आया, एकदम कस के टच है एक दूसरे से, राइट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक के पास एक आयरन मटेरियल रखो, कितना खटक करके उसको खींचता है चुंबक, करेक्ट, बहुत खटक करके खींचता है चुंबक आयरन मटेरियल को। बट आपको कोई फोर्स दिखाई देता है क्या उसको पुल करते टाइम, कोई भी फोर्स नहीं होता बॉस। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया कि हाँ एक फोर्स आया, उसने चुंबक को पकड़ा और पुल कर लिया, ना ना, मेरे को कभी वो फोर्स नहीं दिखाई दिया। बट वो हो जाता है नॉन कॉन्टैक्ट भाई, इनविजिबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एंड जेईई के लिए। 11th एंड 12th में ठूस ठूस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड वाले बच्चों की बेरहमी से क्वेश्चन पूछ पूछ के बैंड बजाते हैं। तो उसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे।
बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को रेस्ट पे स्टडी करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन बेचारा खुद मूव करता है, उसको रेस्ट पे स्टडी कर रहा है, आपको दिखाई विखाई कुछ नहीं देता, बट बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे फोर्सेस का बाप हमारे मौजूद होने का रीजन। भाई मैं इधर बैठ के इतना बोल रही हूँ, कंटिन्यू वीडियो ले रही हूँ, क्यों भाई? ग्रेविटेशनल, वरना तो हवा में उड़ते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। कॉन्टैक्ट फोर्स इज दैट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय योर बॉडी, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज दैट फोर्स विच इज अप्लाइड बट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस बाय दैट योर बॉडी, you cannot experience by your body. Okay, so this is your contact force and non contact force. यहाँ पे मैंने दो टाइप ऑफ फोर्स डिस्कस किए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। फंडामेंटल तो 4 टाइप्स के होते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं बेसिक पढ़ी, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो ना, ऐसे फट जानी है। हम अभी सिंपल सी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, आपने रॉन्ग चीजें सुन के रखी है, कुछ मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ बैलेंस फोर्स। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। नहीं समझा? समझेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने फिजिक्स के टर्म में बोला। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और आपको पता नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं समझेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉन 0, ठीक है। क्या हो गया इसका मीनिंग? कि मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, मेरे पास एक पेपर है, मैं यहां से 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूं अपने लेफ्ट हैंड से, और आप 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने राइट हैंड से। इग्नोर करो कि पेपर फटेगा, वरना ये कमेंट मत कर देना कि मैम पेपर फट जाएगा, है। तो 2 न्यूटन फोर्स एक लेफ्ट हैंड से अप्लाई कर रहा है, एक बंदा राइट हैंड से अप्लाई कर रहा है। 2 न्यूटन फोर्स क्या होगा? पेपर एज इट इज रहेगा, वो ना इधर खिसकेगा ना उधर खिसकेगा। जब दोनों साइड में फोर्स बैलेंस है, तभी जब हम रस्सी खींच खेलते हैं, जब हम रस्सा खींची खेलते हैं तो क्या होता है भाई, जो हट्टे कट्टे मजबूत लोग होते हैं उनकी टीम में चले जाता है। क्योंकि पता है भाई, मैं तो वही करती थी, मुझे पता था मैं तो नहीं जीतने वाली, तो जिधर मजबूत दिख रहा है उधर जाके खेल लो, क्योंकि उधर फोर्स ज्यादा रहेगा ना। बंदा जो फोर्स अप्लाई कर पाता ज्यादा, उस टीम में हम खेल लेते हैं। मैं खेल लेती थी भाई जीतने के लिए। आप क्या करते थे पता नहीं, बट मैं वही करती थी। तो जब दोनों साइड इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी अपना पोजीशन किधर चेंज करेगा? बॉडी तो एज इट इज है, और मैंने अभी पहले बताया था, फोर्स मतलब चेंज। जब फोर्स है ही नहीं, जब चेंज है ही नहीं, तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो टोटल फोर्स तो 0 रहेगा। अनबैलेंस फोर्स मीन्स क्या? सेम पेपर ले लो भाई, सेम पेपर ले लो, ठीक है। मैंने यहां से इस हैंड से 2 न्यूटन अप्लाई किया, तुमने इस हैंड से क्या किया? 1 न्यूटन अप्लाई किया। किसके पास ज्यादा पावर है? मेरे पास, मैं खींच लूंगी, है ना। समझा क्या? इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। क्लास में फर्स्ट रैंक आने के लिए सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्लास में 2 बच्चों को 98% आ गए, दोनों फर्स्ट रैंक पे हैं भाई, ठीक है। लेकिन एक को 98.2 आया, जस्ट फ्रॉम 0.2% उसने फर्स्ट रैंक का ट्रॉफी खींच लिया। तो जिस साइड ज्यादा फोर्स, भाई ये फोर्स बड़ा ही डामाडोल है, बिन पेंदी का लोटा, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर लुढ़क जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स मतलब जब आपका नेट फोर्स नॉन 0 होता है, मतलब उसके पास कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, उसके पास कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। नाउ बैलेंस फॉर नेट एक्सिलरेशन इज 0, नेट एक्सिलरेशन इज नॉट 0। एक्सिलरेशन 0 होता है, नेट एक्सिलरेशन, नेट फोर्स ही 0 तो एक्सिलरेशन तो 0 ही हो जाना है ना। जब नेट फोर्स 0 है तो अपना बॉडी अपनी गति को देखो। पहला तो मिसकंसेप्शन अपने माइंड से क्लियर करो कि बैलेंस्ड फोर्स पे, मिसकंसेप्शन अपने माइंड से क्लियर करो कि बैलेंस फोर्स पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बैलेंस फोर्स पे बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहे नेसेसरी नहीं है भाई, उसका एक्सिलरेशन 0 होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता रहेगा। ये भी हो सकता है कि वो जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता रहेगा, या वो जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। मेरा बुक यहाँ पड़ा है, मैं 10 साल तक नहीं उठाऊंगी, उधर ही पड़ा रहेगा, उसमें धूल लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, मकोड़े लग जाएंगे, मम्मी बहुत मारेगी, लेकिन फिर भी वो बुक वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है।
एक्सेलरेशन जीरो है। मैंने ये नहीं कहा कि वो रेस्ट पे है, देखो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया मैंने कि बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी रेस्ट पे है। कंपल्सरी नहीं है कि बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी रेस्ट पे ही हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इधर नेट एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होता है, तुम्हारे इंक्रीज और डिक्रीज करने पे डिपेंड करता है। ज्यादा फोर्स अप्लाई किया इंक्रीज, कम फोर्स अप्लाई किया तो डिक्रीज, भाई वो उस पर डिपेंड करता है। कैसे, वो न्यूटन बाबा के लॉ में पढ़ेंगे। नाउ द रीजन बिहाइंड मेंटेन द प्रीवियस रीजन क्या है बैलेंस फोर्स का? प्रीवियस इनर्शिया बनाने के लिए, बॉडी के प्रीवियस इनर्शिया को जैसा है वैसा बनाए रखने के लिए बैलेंस फोर्स यूज होता है। मतलब मैं बैठी हूं और मुझे 10 साल तक बैठे ही रहना है, बैलेंस फोर्स में यूज करूंगी। अनबैलेंस करूंगी तो खड़ी हो जाऊंगी ना, मैं बैलेंस फोर्स यूज करूंगी। और ये क्या करता है अनबैलेंस? प्रीवियस इनर्शिया को चेंज करता है। बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, प्रीवियस इनर्शिया जैसा था उसको चेंज करते रहता है, ठीक है। बॉडी विल बी, देखो अभी जो मैंने बोला था आ गया वो पॉइंट, व्हाट बॉडी विल बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इनर्शिया। अगेन भाई प्रीवियस इनर्शिया पे डिपेंड करता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है। याद रखो भाई, ये बाबा जी का वचन है कि दिस फोर्स हमेशा रेस्ट पे अप्लाई नहीं होता है। मार्क्स कट हो जाएगा ये दिमाग में रखोगे तो। बैलेंस्ड मतलब रेस्ट ऐसा नहीं है। बैलेंस मतलब बैलेंस करना, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो, उसको बैलेंस करना बैलेंस फोर्स का काम है। उसको बनाए रखना। बड़ा आलसी होता है बैलेंस फोर्स, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देता है। अनबैलेंस पे आ जाओ, बॉडी विल बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। जैसा आप फोर्स देंगे वैसा वैसा वो चेंज करेगा। तो समझ में आया? मैं एक बार क्विक यहाँ पर रिवाइज करती हूँ। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स चार्ट आपके सामने है, टेबल आपके सामने है। क्विक रिवीजन, बैलेंस फोर्स में बॉडी जो है वो जीरो होता है, नेट फोर्स। अनबैलेंस में क्या होता है? नॉन जीरो। फटाफट वीडियो पॉज करके बोलो भाई। नेट एक्सेलरेशन बैलेंस फोर्स में जीरो होता है, अनबैलेंस फोर्स में नॉन जीरो होता है। उधर नेट एक्सेलरेशन मिलता है, इधर नहीं मिलता भाई, बैलेंस फोर्स में नहीं मिलता। रीजन क्या है बैलेंस फोर्स का? प्रीवियस इनर्शिया को मेंटेन करता है। वो पहले जो उसका इनर्शिया था पास्ट काल में, भूतकाल में जो उसका इनर्शिया था उसको मेंटेन करके रखता है। अनबैलेंस फोर्स उसको भी चेंज कर देता है, उसको कोई मतलब नहीं है। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स दोनों भी मोशन में अप्लाई होता है। अनबैलेंस में मोशन रहता है, बैलेंस में रेस्ट भी रहता है और मोशन भी रहता है। मोशन रहता है भाई लेकिन यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये बैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है। देखो जरा, बैलेंस फोर्स, बंदी क्या मस्त अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है छोटी बच्ची, ये देखो टेढ़ी हो गई। अनबैलेंस फोर्स क्योंकि उसने अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाई। वो समझ में आया? ये बिल्ली इस स्काई वुड पे सोई हुई है, बैलेंस आराम से, ये स्लिप कर गई, अनबैलेंस। कुत्ते ने जितना फोर्स अप्लाई किया, देखो देखो एरो है, फिजिक्स में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना। और फोर्स क्या है? वेक्टर है। जब स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुत्ते जिस स्पीड से खींच रहे हैं, जितने फोर्स है उतने ही फोर्स है उसका मालिक उसको खींच रहा है, बैलेंस। अनबैलेंस क्या है? बॉस कुत्ते ने ले लिया, मालिक को खींचना शुरू किया। यहाँ पे दोनों बच्चे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस है। और यहाँ पे एक ने फोर्स अप्लाई किया, दूसरी साइड फोर्स ही नहीं है बॉस, तो क्या हो गया? वो उठ जाए, उधर खिसका गया। मतलब जो अनबैलेंस फोर्स है वहां पे नेट फोर्स एक्सेलरेशन कॉज करता है। नेट फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन की वजह से नेट फोर्स मिलता है। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ही नहीं होता है। नो एक्सेलरेशन नो फोर्स, एक्सेलरेशन रहेगा तो फोर्स रहेगा। अगर आपको बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं समझा है बॉस, तो थोड़ा वीडियो पीछे करो और पढ़ो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब वीडियो पीछे के देखना, मैं बढ़ती हूं आगे। कब से मैं इनर्शिया बोल रही थी लास्ट स्लाइड में। तो लेट्स लर्न समथिंग अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया मतलब अगर आप लेजी हैं, इफ यू आर लेजी इट मीन्स यू आर इन इनर्शिया।
हम बोलते हैं ना भाई खाना पीना छोड़ दिया, आर यू इन लव और वॉट? तो इसी तरह अगर आप लेजी है, मतलब आप जो कर रहे हैं, जैसे आप सोए हैं तो सोए पड़े, पढ़ रहे तो पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं, इनर्शिया है भाई, आपको इनर्शिया हो गया है। नहीं समझा? चलो समझते हैं। इनर्शिया मतलब जो है जैसा है, जो कर रहा है कर रहा है, करने दो, जो जहां जिस तरह से जो भी कर रहा है उसको वहां वहां उस तरह से वो करने दो। दैट इज वॉट इनर्शिया इज। A properties of a body to oppose the changes in its state, rest or motion। वो बॉडी का एक, देखो इनर्शिया कुछ है नहीं, वो एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, उसका एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि वो अपोज करता है चेंज को। मतलब मैं बैठी हूं, मैं बैठी रहूंगी, मैं चल रही हूं, मैं चलती रहूंगी, मैं सोई हूं, मैं सोती रहूंगी, मैं नाच रही हूं, मैं नाचती रहूंगी, मैं जो कर रही हूं मैं वो करती रहूंगी। इनर्शिया है। समझ में आया? इनर्शिया मतलब क्या? लेजीनेस। फिजिक्स के लेजीनेस को इनर्शिया कहा जाता है। 3 टाइप्स होता है, रेस्ट होता है, मोशन होता है, डायरेक्शन होता है। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा रहेगा, इनर्शिया। मोशन में है तो मोशन में चलता रहेगा, इनर्शिया। पश्चिम की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, उधर ही जा रहा है भाई। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, लेकिन वो वेस्ट की तरफ जाना नहीं छोड़ेगा, इनर्शिया। सब इनर्शिया की वजह से। जितना लेजीनेस है फिजिक्स में, सब इनर्शिया की वजह से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के, इतना याद रखना। मोटा बॉडी मोटा इनर्शिया, पतला बॉडी पतला इनर्शिया, मतलब मोर मास मोर इनर्शिया। नहीं समझा? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? चलो पॉज करके कर लेना भाई, तुम्हारे हाथ में है सारा कंट्रोल। चलो देखो, देखा क्या? इसलिए बोलते हैं वियर द सीट बेल्ट। देखो जिराफ ने सीट बेल्ट पहना है, बॉडी रुक गई, गाड़ी टकरा गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जिराफ बोला बैठा हूं, मैं बैठा ही रहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है गाड़ी टूट जाए, फूट जाए, फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठा हूं, मैं बैठा रहूंगी। इनर्शिया, इनर्शिया है वो। ये देखो, ये देखो, ऐसे सीट बेल्ट नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना है, ये देखो फट करके, इनर्शिया। इट इज इनर्शिया। ये देखो, देखो ध्यान से देखो, जरा जूम करके देख लियो। गिरा, नेट नीचे गया, पत्ता ऊपर रह गया, पत्ता बोला भाई तुम नीचे चले जाओ, मेरे को क्या फर्क है, मैं तो पत्ते, मैं तो रेस्ट पे। अब ग्रेविटेशन मत बोल दियो, गिरने का रीजन ग्रेविटेशन है, वो बाद में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, अभी इसमें मत घुसेड़ना। वो आदमी क्या किया, गिरा गिरा गिरा, ए पट, देखो पत्ता, देखो पत्ते, देखो देखो देखो, जरा पत्तों को देखो। पत्ते बोले भाई तू नीचे घुस जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं इनर्शिया में हूं भाई, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत लेजी हूं, मैं ऐसे ही पड़ा रहने वाला हूं। बचपन में गेम मेरा कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसका भी देखो एक तो नहीं होता है लेकिन 2 हो जाता है। देखो देखो, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर बॉल है, लड़की ने हाथ मारा बॉल को, ये बॉल गया पानी में, है ना, पानी में। इनर्शिया, कार्डबोर्ड हिल गया, बॉल वहीं रहा, बॉल नहीं हिला कार्डबोर्ड के साथ, बॉल नहीं हिला। हमने कॉइन के साथ किया है, कॉइन मतलब हमने सबने किया है, मेरा कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे करने नहीं आया बट देखा बराबर है हमने ये, ठीक है। फिर से देख लो जरा चारों GIF को। अब आप मुझे बताओ कि ये इनर्शिया इन मोशन कैसे हुआ, ये इनर्शिया इन रेस्ट कैसे हुआ, चैट बॉक्स में। ठीक है, मैंने क्या, डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में, जैसे कि ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट के साइड, वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट के साइड। लेकिन आपका होमवर्क क्या है, वीडियो पॉज करना और चैट बॉक्स में मुझे बताना कि ये जो लेफ्ट साइड वाला एग्जांपल है व्हाई इट इज इनर्शिया इन मोशन, और राइट साइड वाला जो एग्जांपल है व्हाई इट इज इनर्शिया एट रेस्ट। दिस यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सर्च करो भाई, मुझे पता, दिमाग यूज करो, या तो नहीं तो गूगल यूज करो, जो करना है करो, लेकिन ये मैं किसी वीडियो में नहीं डालूंगी, आपके चैट बॉक्स में पढ़ूंगी और उधर ही रिप्लाई करूंगी कि आपका आंसर राइट है तो ठीक है थम्स अप, अगर आंसर रॉन्ग है तो क्या करेक्शन है वो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड। कुछ नहीं समझा, रिकैप करके देख लेना। चलो अभी कुछ थिंक करने बोल रही हूं मैं। थिंक, क्या थिंक करना है, व्हाट इज मोशन थिंक करना है आपको। व्हाट इज मोशन,
मुझे पता तुम्हारे मन में क्या आंसर आया, क्योंकि मेरे मन में भी वही आता था जब मैं पढ़ती थी। जब मैं पढ़ी अच्छे से तब मेरे मन में ये आंसर आया जो अभी आगे आपको आएगा। अभी फिलहाल आपके मन में आंसर आया है मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, कुछ मिसिंग है। मोशन इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। करेक्ट, थम्स अप टू योर आंसर। ठीक है, तो चलो जरा एक केस स्टडी करते हैं। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पेड़, ये खंबा एंड दिस हाउस इज इन मोशन, इज एट रेस्ट, एंड ये बंदा जो चल रहा है उसने बॉल को मारा किक, ये पंछी जो उड़ रहा है, ये बी जो उड़ रहा है, ये मोशन में है। मतलब लेफ्ट वाला इमेज रेस्ट पे है और राइट वाला इमेज मोशन में है। मेरे अकॉर्डिंग भी वही है बॉस, हम दोनों के अकॉर्डिंग सेम है। मतलब जो तुम देख रहे हो, जो मैं देख रही हूँ, दोनों सेम आंसर दे रहा है कि ये घर अपनी जगह पे आज यही है, कल यही है, परसों ये 100 साल के बाद अगर टूटा नहीं, भूकंप नहीं आया तो यही रहेगा। खंबा गवर्नमेंट ने उखाड़ के नहीं फेंक दिया तो यही रहेगा। इंसानों ने पेड़ नहीं काट दिया तो वही रहेगा। मतलब ये सब रेस्ट पे है। ये बंदा चल रहा है, कुछ टाइम के बाद कहीं और चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा, टीवी देखेगा, भाग जाएगा, जो भी करेगा। ये उड़ते उड़ते अपने घोंसले में चला जाना है, बॉल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, लेकिन चलेगा भाई, चलेगा। और ये जो बी है ये भंवराता रहेगा, ये मोशन में है। लेफ्ट वाला रेस्ट में है, राइट वाला मोशन में है, तुम राइट हो। चलो एक केस करते हैं। ठीक है, केस 1 मैंने क्या बोला कि एक बस है और हम सब बस में हैं, हम सब बस में बैठे हैं। और केस 2 में सब लोग बस में, लेकिन तुम जो ना इधर खड़े हो, तुम मतलब तुम ये वीडियो देख रहे हो वो तुम इधर खड़ा है, मेरे लिए मैं खड़ी हूं। केस 1 में हम सब बस में बैठे हैं, केस 2 में बस चली रहा है लेकिन मैं उतर गई रोड पे और मैं खड़े होकर बस को देख रही हूं। चैट बॉक्स में जरा कमेंट करके मुझे बताना भाई, या अपने दिमाग में ही कमेंट कर लो। चैट बॉक्स में मन नहीं कर रहा कमेंट करने का तो दिमाग में कमेंट करो, क्या डिफरेंस है दोनों केस में? व्हाट इज द डिफरेंस? केस 1 में सब बस में बैठे हैं, बस चल रही है। केस 2 में हम सब बस में बैठे हैं, तुम नीचे उतर गए। क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, सोचो। केस 1 में सब बस में है, बस चल रही है। केस 2 में तुम नीचे उतर गए हो। ठीक है, तुम नीचे हो और बचे हुए सब बस में बैठे हैं, हम चले गए छोड़ के तुमको, क्योंकि तुम उतर गए भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। क्या डिफरेंस है? केस 1 के अकॉर्डिंग हम सब बस में बैठे हैं, बस वाले ने एक्स्ट्रा ठूसा नहीं है बस को मुंबई के लोकल की तरह। तो हम सब के अकॉर्डिंग हम सब रेस्ट पे हैं भाई, हमारी बॉडी बैठी हुई है, मैं रेस्ट पे हूं, मैं बैठी हूं। बट केस 2 के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि तुम सब मोशन में हो? क्योंकि मैं रोड पे खड़ी हूं, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं रोड पे खड़ी हूं और मैं तुमको देख रही हूं। नहीं समझा? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इन केस 1 अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर वी ऑल आर एट रेस्ट। जो भी ऑब्जर्वर है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मतलब मैं अगर रोड पे खड़ी हूं तो मैं ऑब्जर्वर हुई ना, तुम रोड पे खड़े हो तो तुम ऑब्जर्वर हुए। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हम सब रेस्ट पे हैं, क्योंकि हम सब बस में बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं, हमारा बॉडी रेस्ट पे है भाई। मैं बस में नाच नहीं रही हूं, मैं चल नहीं रही हूं बस में, तुम नहीं खेल रहे हो क्रिकेट बस में, हम बस में बैठे हैं, तो वी आर एट रेस्ट। बट अकॉर्डिंग टू केस 2 we all are, according to case 2, in the case 2 according to the observer जो उधर खड़ा हो गया नीचे उतर के, हाँ, you all are in motion। मतलब ये जो ऑब्जर्वर जो इधर खड़ा है ना, ये बंदी जो इधर खड़ी है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे लोग मोशन में हैं भाई, क्योंकि उनके सामने से क्रॉस हो गए ना, अभी खड़े थे निकल गए उनके सामने से, बस में बैठे तो नहीं रह गए, उनके यहाँ पे थे और निकल के अभी चले गए। तो ये बंदी बोल रही नहीं भाई ये तो मोशन में है, हम कह रहे नहीं भाई हम रेस्ट पे हैं। बस में सेम बंदे बट दो अलग कंक्लूजन। सोचो, बंदे सेम है, हम सब बस में बैठे हैं, बट हम कहते हैं कि हम रेस्ट पे हैं, नीचे वाली जो खड़ी है बंदी रोड पे वो कह रही है कि नहीं मोशन में हो। क्या डिफरेंस हो गया भाई? हम कह रहे हैं कि हम रेस्ट पे हैं और नीचे वाली बंदी कह रही है कि मोशन में हो। नहीं समझे? चलो एक भयंकर एग्जाम्पल देती हूँ जो पॉसिबल नहीं है बट समझना मुझे लगता है थोड़ा इजी है। क्या दिख रहा है? एक ब्यूटीफुल स्टडी टेबल दिख रहा है। ठीक है, हमारा टेबल ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि हम ऐसे पढ़ते नहीं है स्टाइल मार के ना, तुम लोग तो ऐसे पढ़ते हो भाई, पढ़ना है एग्जाम आ रहा है लो पढ़ लो। तो ये है ब्यूटीफुल स्टडी टेबल, तुम बैठ के पढ़ रहे हो।
तो मैं भी ऐसी पृथ्वी की प्राणी हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये टेबल रेस्ट पे है, बुक रेस्ट पे है, पेन रेस्ट पे है, घड़ी रेस्ट पे है, लैंप रेस्ट पे है, सब कुछ जो मुझे इस इमेज में दिख रहा है रेस्ट पे है भाई। तुम्हारे अकॉर्डिंग यही है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब अर्थ दुनिया के प्राणी, एलियन तो हो नहीं, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सब कुछ रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं तुमको एक मार के पहुंचा दिया, कहाँ पे पहुंचा दिया मैंने तुमको? मून पे। तुम बैठ गए भाई मून पे, और मून में टेलीस्कोप लेके इसी टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हो। मून में टेलीस्कोप लेके इस टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या मिला तुमको ऑब्जर्वेशन में कि ना ना ये तो मोशन में है? मिला क्या? मुझको तो मिला। अगर मैं मून पे हूं तो मैं क्या, एक तो पहले मैं खुद ही घूम रही हूँ। मून जो है, अर्थ जो है मून की चारों तरफ चक्कर, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। सॉरी, कर रहा है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे और सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो भाई जो मून पे बंदा बैठ गया वो बोला नहीं रे बाबा ये रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है, तुम्हारे तुम रेस्ट क्यों? और तुम उधर रूम में बैठ के बोलो नहीं भाई ये रेस्ट पे। मतलब जब मैं रूम में बैठी हूं मुझे वो रेस्ट पे दिख रहा है, और तुम सेम चीज को मून से देख रहे हो, तुमको वो मोशन में दिख रहा है। रूम से रेस्ट पे, मून से मोशन में, रूम से रेस्ट पे, मून से मोशन में। क्या पंगा है बॉस? तो पंगा है मोशन का अंडरस्टैंडिंग। पंगा है मोशन का अंडरस्टैंडिंग। Motion is defined as the movement of any body with respect to the frame of reference of observer. Observer किस फ्रेम में खड़े होके, किस फ्रेम में खड़े होके इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। मैं रूम में से देख रही थी तो भाई रेस्ट पे था। मैं बस के अंदर थी तो बस सब रेस्ट पे थे। लेकिन मैं जैसे रोड पे खड़ी हुई, मतलब मैंने बस से उतर गई, मोशन में आ गए भाई, मैंने अपना फ्रेम चेंज किया ना। पहले मैं बस के अंदर थी तो मेरा फ्रेम बस था, अब मैं रोड पे खड़ी हूं तो मेरा फ्रेम रोड है। दोनों अलग फ्रेम है ना, बस अलग फ्रेम है, रोड अलग फ्रेम है। जब मैं रूम में थी तो मैंने कहा नहीं भाई वो किताब सब जो है ना वो रेस्ट पे है, और जब मैं मून पे गई तो मैं बोली नहीं वो मोशन में है। कैसे पॉसिबल है भाई? एक ही चीज का दो कंक्लूजन फिजिक्स में पॉसिबल है। न्यूटन बाबा ने पॉसिबल किया है इसको, महान न्यूटन जी ने पॉसिबल किया है कि अगर तुम्हारा फ्रेम सेम है तो कंक्लूजन सेम होगा, फ्रेम डिफरेंट है तो कंक्लूजन डिफरेंट होगा। सेम फ्रेम का कंक्लूजन सेम, डिफरेंट फ्रेम का कंक्लूजन डिफरेंट। तो मोशन इज मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, करेक्ट है, बट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किस फ्रेम में प्रेजेंट होके इवेंट को ताक रहा है, देख रहा है। मैं रूम में थी ना भाई, रूम में थे ना, तो क्या बोल रहा था? तुम रूम में क्या बोलते हो? तुम बोलते हो कि ये बुक रेस्ट पे है, ये पूरा जो सेटअप है ये रेस्ट पे है। लेकिन तुमको मैंने मून पे पहुंचा, तुम बोल रहे हो ना भाई मोशन में। मैम रेस्ट पे कैसे होगा? रेस्ट पे कैसे होगा भाई? अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। अभी वो इस पोल पे था, अभी इधर चला गया, अभी वो दिन में था, अभी रात में पहुंच गया भाई, अपना जगह उसने चेंज कर लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूज? सोचना जरा इस पे कि मोशन सिर्फ मूवमेंट है कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो वीडियो फिर से देखना, मोशन वाले पार्ट पे जाना और फिर से देखना। ठीक है, तो मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आ गया? तो तुम समझ गए फोर्स, तुम समझ गए इनर्शिया, और तुम समझ गए मोशन। तीनों चीज तुम समझ गए। ठीक है, फटाफट से टाइप्स ऑफ मोशन बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल न्यूटन्स लॉ के लिए, लेकिन तुमको जानना जरूरी है भाई। सीधा सीधा चल रहे हो, लीनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट। अगर मोशन सीधी दिशा में है तो लीनियर कहलाता है। अगर मोशन सर्कुलर है, गोल गोल घूम रहे हो तो सर्कुलर कहलाता है। सीधे चलोगे तो लीनियर हो जाओगे, गोल घूमोगे तो सर्कुलर हो जाओगे। ठीक है, एक चीज को पकड़ के रोटेट करने लगोगे तो रोटेशनल हो जाओगे, सीधे चलोगे तो लीनियर कहलाओगे, गोल घूमोगे तो सर्कुलर कहलाओगे। एक एक्सिस को पकड़ के चलोगे तो रोटेशनल कहलाओगे।
एक्सिस को पकड़ के चलोगे तो रोटेशनल कहलाओगे। मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लिखो बुक में, मुंह क्या देख रहे हो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। मोशन इन द सर्कमफेरेंस, देखा क्या, ऑब्जर्व किया कि जो घोड़ा है सब जो है वो सर्कमफेरेंस पे बैठा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं, देखो देखो सर्कमफेरेंस पे, देखो ये मैंने सर्कमफेरेंस पे रखा, देखो सारा का सारा इसको क्रॉस कर रहा है। घोड़ा सर्कमफेरेंस पे है तो मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ लीनियर मोशन। मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ सर्कुलर मोशन। एंड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेट कर रहे हो भाई, अपने एक्सिस को पकड़ के नाच रहे हो, घूम रहे हो। मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। डीप में जब ये चैप्टर आएगा सर्कुलर और रोटेशनल तब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो तुम फिर से बोल रही हूँ, फोर्स समझ गए, इनर्शिया समझ गए और मोशन समझ गए, तीनों चीज समझे ना भाई, तो यहाँ पे देखना, वरना पीछे जाओ फिर से पूरा समझो तब इधर आओ। अब मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करने बोल रही हूँ, ऑब्जर्व करो और अंडरस्टैंड करो। ऑब्जर्व करो, ये लो कर लो जरा ऑब्जर्व। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सोचो सोचो। बॉल है, मैम दिख रहा है बॉल है, ऑब्जर्व क्या किया वो बताओ भाई। बॉल है, ये मारा किक, बॉल गया घूम घूम रहा है, नेट से टकराया तो क्या होगा, नाचेगा, रुक जाएगा। बॉल है, तुमने किक किया, बॉल घूमा, नेट से टकरा के रुक गया। बॉल है, किक किया, बॉल घूमा, नेट से टकरा के रुका, ठीक है। अब ये बॉल जो है ये है रेस्ट पे, इसको फूकोगे तो जाएगा क्या, ये मन में सोचोगे भगवान जादू बॉल उड़ जाए। जादू सच में नहीं आएगा बॉल उड़ाने के लिए भाई, वो सिर्फ मूवी में हो रहा है, मूवी में जादू से बॉल उड़ा सकता है। रियल में बॉल को हिलाने के तुमको किक मारना पड़ेगा। तुमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तुमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तुम्हारे फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर तुमने बॉल के मास के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसके वजन के हिसाब से तुम्हारे फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉल क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा मोशन में भाई, नाचता टन 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 घूम के जा रहा है। या तो गोलकीपर उसको रोक ले या तो वो बॉल नेट से टकरा जाए। तो भाई मैं जीतने पे बिलीव करती हूँ, तो मैं क्यों सोचूं कि मेरा बॉल गोलकीपर रोकेगा। मैंने मेरे बॉल को नेट से टकरा दिया भाई, मैंने गोल मारा। तो जैसे ही वो एक अलग एक चीज से टकराएगा वो रुक जाएगा, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होता है। कहते ना धरती गोल है, न्यूटन बाबा ने प्रूफ किया भाई धरती गोल है। कहते ना कि जो जहां से शुरू होता है उसका अंत वहीं होता है। देखो न्यूटन बाबा ने प्रूफ किया, रेस्ट पे था फिर से रेस्ट पे आ गया। लेकिन बीच की कहानी समझना बहुत जरूरी है बॉस, बीच की कहानी समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि अगर बॉल रेस्ट पे है तो वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक तुम उसको किक नहीं मारते। बॉल ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक तुम उसको किक नहीं मारते, और तुमने जैसे ही किक मारा वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक उसको दूसरा कोई चीज रोक नहीं देता। जब तक उसको दूसरा कोई चीज रोक नहीं देता तब तक वो नहीं रुकेगा। नहीं समझे, फिर से समझाती हूँ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक तुम उस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर लेते हो, ठीक है। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता है। फोर्स अप्लाई होगा तभी वो रुकेगी। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट। और इंग्लिश वाला और, if a body is in motion it will be in motion unless any external unbalanced force does not applied on it, ठीक है। जो मतलब किसी भी कहते हैं ना भाई, कुछ बहुत सारी मूवी में डायलॉग सुना है तुमने, हीरो ने, हीरो के पप्पा ने, हीरो ने, बहुत सारे अच्छे लोगों ने बोला है डायलॉग। क्या डायलॉग बोला है, डायलॉग क्या बोला है कि किसी भी चीज को बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत होती है।
नहीं करोगे तो चीज नहीं बदलेगा, सिचुएशन नहीं बदलेगा। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं तो मैं फेल होंगी। मुझे पास होने के लिए पढ़ने की जरूरत है, और तुम पढ़ रहे हो तो तुम पास होगे। तुम्हें फेल होने के लिए पढ़ाई रोकने की जरूरत है। समझ में आ रहा है भाई कि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन कर्म से होता है, कार्य से होता है। तुम जब तक कुछ काम नहीं करोगे वो चीज नहीं बदलेगा, बॉस कितनी भी कोशिश कर लो। सेम न्यूटन बाबा ने प्रूफ किया। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता है। लिखो ना, फिर टेंशन क्या ले रहे हो, मुंह क्यों देख रहे हो, लिखो, अंडरस्टैंड करो। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन it will be in motion until unless any external unbalanced force does not act on it। जब तक उसके ऊपर एक बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो नहीं अपना कंडीशन चेंज करेगा। मोशन में तो चलता रहेगा, रेस्ट में है तो रुकता रहे, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। दिस लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी भी चीज को रेजिस्ट करने का नेचर, बड़ा जिद्दी लॉ भाई न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बहुत जिद्दी लॉ है। बोलता है मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहूंगा। भाई मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर देते हो। तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं चेंज होऊंगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? वीडियो बैक करके देख लेना। लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या बोला न्यूटन बाबा ने अपने फर्स्ट लॉ में? कहा इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन until unless any external unbalanced force does not act on it। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाएगा वो नहीं होने वाला भाई। जैसा है वैसे ही रहेगा। इनर्शिया है, जिद्दी है, क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? तो चलते हैं भाई सेकेंड लॉ की तरफ। फिर से ऑब्जर्व कर लो जरा, ऑब्जर्वेशन, अपना दिमाग तेज करो भाई, आंखें खुली रखो, सो मत वीडियो देखते हुए, ऑब्जर्व करो, समझो क्या बोल रही हूं मैं। शॉपिंग में गए, ट्रॉली धकेल रहे हो, सामान खरीदा, धकेल रहे हो, सामान बढ़ा दिया और फोर्स लगाना पड़ा। मतलब जब मास कम है तो फोर्स कम है, मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। डिफरेंस है ना भाई। 5 किलो आलू लेके भागने बोला तो हीरो की तरह भागोगे, 20 किलो लेके भागने बोला तो वो हीरोगिरी थोड़ी तो कम हो जाएगी। मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, हीरोगिरी थोड़ी कम हो जाएगी ना। क्यों भाई? मास ज्यादा था, सॉरी मास कम था तो तुमने कम फोर्स अप्लाई किया, मस्त भाग रहे हो। मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है तो थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा ना तुम्हारे हीरोगिरी में। फिर से कह रही हूं, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम। अगेन आई एम रिपीटिंग, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम। यही तो बताया न्यूटन जी ने अपने सेकेंड लॉ में। भाई इक्वालिटी पे बड़ा बिलीव करते थे न्यूटन जी ने, तो अपने सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया हमें कि अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, और मास कम है तो फोर्स भी कम है। ठीक है, तो चलो न्यूटन सेकेंड लॉ, मास की बात कर रहे हैं तो इट इज लॉ ऑफ मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज। एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है वो मोमेंटम बताता है, कितना मोशन है ऑब्जेक्ट के पास। देखो ये लेफ्ट वाला जो बच्चा है, कितना इसके फेस पे स्ट्रेस दिख रहा है भाई, कितना ताकत लगा रहा है वो इस पत्थर को खींचने के लिए। ये बंदा बड़ा हीरो बन के इस पत्थर को पुल कर लिया। डिफरेंस देखा क्या? मोर मास मोर मास मोर फोर्स। देखो अपने आप को कितना पीछे उसने पुल किया है। लेस मास लेस फोर्स
लेस मास लेस फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम को प्रूफ करता है, लीनियर मोमेंटम को। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे एंगुलर। लीनियर मोमेंटम को प्रूफ करता है न्यूटन सेकेंड लॉ। उसके बिहेवियर को क्या बोलता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the applied force. Rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, and force is directly proportional to and acceleration is directly proportional to the force. मतलब न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में F इज इक्वल टू एम ए ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, इसके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे F इज इक्वल टू एम ए के बारे में। फिलहाल इतना याद रखो कि न्यूटन बाबा ने ये फॉर्मूला दिया है F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये वीडियो में इसका डिस्कशन नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ समझा क्या कि भाई मम्मी ने कहा 5 किलो आलू लेके आओ, गए हीरो बन के आलू लेके आ गए। लेकिन मम्मी ने कहा 20 किलो लेके आओ तो बैंड बज जाती है। भाई उतना मास उठाना पड़ता है, जितना मास उतना फोर्स लगता है। 20 किलो लेके आते आते हमारी हालत टाइट हो जाती। क्यों? इस चीज को न्यूटन बाबा ने अपने सेकेंड लॉ में बताया है, अपने सेकेंड लॉ में बताया है। डिटेल में और है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं जा रही हूँ थर्ड लॉ की तरफ। चलो भाई फिर से जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो, बॉल को फेंका दीवार पे, बॉल रिटर्न आएगा। बॉल आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंका, हैंड बैकवर्ड में जाएगा। बॉल फॉरवर्ड हैंड बैकवर्ड। देखा है ना कभी बैट्समैन के सॉरी बॉलर कैसे बॉलिंग करता है? जाता है, घुमाता है अपने हाथ को और हाथ को पीछे ट्विस्ट करके बॉलिंग करता है। हाथ को पीछे, देखो जितना वो एंगल ट्विस्ट करता है, सबका अलग अलग होता है बॉल थ्रो करने का, उतना स्पीड में उसका बॉल जाता है। मतलब बॉल को आगे फेंकने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है। क्यों? बॉल आगे हाथ पीछे, बॉल आगे हाथ पीछे, बॉल आगे हाथ पीछे, बॉल आगे। भाई क्यों? बिकॉज न्यूटन बाबा ने कहा भाई हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे तुम प्यार दोगे, मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे वीडियोस दूंगी। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा मार्क्स आएगा, अच्छे से पढ़ोगे ज्यादा मार्क्स आएगा, नहीं पढ़ोगे तो 0 मार्क्स आएगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। It is also known as law of equal and opposite reaction. It is also known as law of equal and opposite reaction. ठीक है, समझ में आया? अब इसके बारे में इन डिटेल स्टडी है। हाँ, ये जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं, ये फ्रिक्शन है, ये अगेन फ्रिक्शन है, ये आपका ग्रेविटेशन है, इसके बारे में डिटेल स्टडी है। बट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन बाबा ने अपने थर्ड लॉ में बताया, हर क्रिया की अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो आज आपने पढ़ लिया फोर्स, समझ लिया इनर्शिया, समझ लिया मोशन और न्यूटन के तीनों लॉ। नहीं समझा तो एक एक पॉइंट पे वीडियो पॉज करो और पढ़ो, क्योंकि अपने फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट्स को समझने के लिए न्यूटन बाबा बहुत काम आएंगे। और उस वक्त जब तुम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, यू कैन नॉट थिंक एन ये कौन सा लॉ है भाई, इधर क्यों नेगेटिव आ गया, इधर क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों ऐसा हो गया। उस समय आप नहीं सोच सकते हैं, टाइम नहीं रहेगा भाई। बेसिक है, पढ़ो, सोचो। कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में करो कमेंट। होमवर्क लेते हुए जाना भाई, वीडियो देख रहे हो तो होमवर्क मिलेगा। 3 क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, डिराइव द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नेक्स्ट लॉ में। सेकेंड क्वेश्चन में अच्छे से कवर करूंगी, फर्स्ट का बस डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, डिटेल में थोड़ा छोटे मोटे मैं समझा दूंगी क्योंकि बहुत सिंपल है, इसलिए सेकेंड में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन और तो होमवर्क करके आना है भाई। ठीक है, अब ये है एक टेंशन कि भाई फिजिक्स का नाम सुनते ही आ जाता है टेंशन, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, दिमाग का 12 बज जाता है। लेकिन हमारा नहीं बजा, मेरा 12 नहीं बजा। स्टार्टिंग में थोड़ा बजा था, फिर मेरे सर ने मुझे समझाया कि बेटा बच्चा, एक मूल मंत्र है फिजिक्स पढ़ने का कि पढ़ो। फिजिक्स पढ़ने का एक मूल मंत्र है कि तुम पढ़ो, रोज पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, जब तक हो सके तब तक पढ़ो।
तो भाई ये आपके लिए 8 फॉर्मूला है कि रोज पढ़ो, अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के भी, जो भी हो वो टेक्स्ट बुक पढ़ो। लेक्चर के पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो, ऐसा नहीं कि बिना टेक्स्ट बुक पढ़े ऐसे मुंह उठा के चले जाओ लेक्चर में, टीचर क्या बोल रही हो हवा से ऊपर चला जाएगा। भाई न्यू कंसेप्ट है, ऊपर जाना ही है तो पढ़ो, क्लास में अटेंटिव रहो, क्लास के टाइम पे नीचे फोन रख के व्हाट्सएप मत करो। समझ में आया? एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो कि मैम आपको कितने मार्क्स आए थे, आपने नीट क्यों नहीं क्लियर किया, आपने जेई क्यों नहीं किया, आपने ट्रिपल ई क्यों नहीं किया, आप डॉक्टर क्यों नहीं, आप इंजीनियर क्यों नहीं। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो क्लास में, फ्रेंड के साथ भी। जब पढ़ रहे हो तो टॉपिक की बात करो, जब नहीं पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो भाई। अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। भाई मूल मंत्र है सेल्फ स्टडी पढ़ाई का। न्यूटन खुद भी आके समझाएंगे कि बच्चा मैंने अपने तीनों लॉ में ये पढ़ा था, तुमको समझ में नहीं आएगा अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो। समझ में आया? तो ये है मूल मंत्र। आई होप आपको 5 टॉपिक्स, फोर्स, इनर्शिया, मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो होमवर्क दिया है अगले वीडियो में वो होमवर्क डेफिनेटली करके आना, वरना बहुत बैंड बजने वाली है। ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।